हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे भूगोल टेस्ट नंबर 22। कल हुआ था टेस्ट नंबर 21 और अभी टोटल भूगोल का 21 टेस्ट कराया गया है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट कराया गया है बिहार स्टेट के लिए। और जिन दोस्तों को सीटेट की अगर तैयारी करना है तो उन लोगों के लिए भी आपको टेस्ट कराए गए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 22 भूगोल। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप इस वीडियो का आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। तो कितनी लंबाई है इसकी? 706 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। और ये किस किस राज्यों से बहती है दोस्तों? तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि कावेरी नदी किस किस राज्यों से होकर बहती है। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला ये तो याद रखना है, सबसे पहले कर्नाटक से बहती है, फिर केरल और तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और फिर डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये 3 राज्यों से होकर के बहती है कावेरी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो कल मैंने आपको बताया था कि ये कावेरी नदी जो है ये आपको कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है, जो कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, और वहाँ से निकलती है और फिर केरल तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है आपका कि कावेरी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। आपको बताना है कि कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सहायक नदी है। पहला है आपका अमरावती। देखिए सहायक नदी के मतलब कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कोई बड़ी नदी बह रही है, ठीक है, और इसमें छोटी-छोटी नदियाँ आकर के मिलती है, तो इसे ही कहा जाता है सहायक नदी, मतलब सहायता करने वाली नदी, है ना? तो कौन-कौन सी नदी है? अमरावती, भवानी नदी, हेमावती नदी, लोग पावनी नदी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ और काविनी नदी। तो ये छोटी-छोटी नदियाँ हैं जो आपको कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की कावेरी नदी का मुहाना क्षेत्र कहाँ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखें, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी नदियाँ जो पूर्व की ओर बहती है ना, ज़्यादा करके जो पूर्व की ओर बहती है वो नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 5 नंबर कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पे है। तो किस नदी पे है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है दोस्तों ये आपको कावेरी नदी पे है। किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि डल झील तथा वूलर झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील है आपका जम्मू कश्मीर में, और वूलर झील भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में ही है डल झील और वूलर झील। देखिए वूलर झील से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है, तो वो है आपका वूलर झील। ठीक है, यानी ये मीठे जल की झील है, इसको ये पीने योग्य झील है। लेकिन बहुत सारी झील क्या होती है? खारे झील होती है, जो पीने योग्य नहीं होता है, यानी नमकीन होता है। तो वूलर झील जो है ये भारत की सबसे मीठे जल की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर, नैनीताल झील किस राज्य में है। तो नैनीताल झील जो है दोस्तों ये उत्तराखंड में है और ये समुद्र तल से 1937 मीटर ऊंचा है ना? तो ये बात याद रखें, नैनीताल झील उत्तराखंड में समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 1937 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील, मैंने अभी आपको बताया वूलर झील, जो कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये जो वूलर झील है ये अभी जम्मू कश्मीर में है और ये मीठे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि भारत की सबसे खारे पानी की झील आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, यानी वो झील जिसका पानी क्या हो? खारा हो। तो देखिए जो भी खारा पानी की झील होगा या तो वो समुद्र के किनारे होगा दोस्तों, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा, है ना? तो ये जो खारे पानी की झील है ये कहाँ है? चिल्का झील है और ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चिल्का झील भारत की सबसे खारी पानी की झील, और ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और ये बंगाल की खाड़ी, देखिए ये है आपका दक्षिणी भारत। यहाँ देखिएगा उड़ीसा राज्य है और इसी के जो यहाँ पे किनारे में बंगाल की खाड़ी के पास आपको मिलेगा चिल्का झील।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर कि सांवर झील कहाँ है। तो सांवर झील जो है ये राजस्थान में है और खारे पानी की ये झील है, ठीक है। तो देखिए बोले ना जो मरुस्थलीय क्षेत्र में झील होगा वो कैसा झील होगा, तो खारे पानी का होगा यानी नमकीन झील होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर, कांवर पक्षी विहार कहाँ है। देखिए ये बिहार से प्रश्न है और बिहार से आपको एग्जाम में जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कांवर झील जो है ये आपका बेगूसराय में है और ये आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कांवर झील जो है ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका बिहार के बेगूसराय जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि सरैया मान जलाशय कहाँ है। सरैया मान जो जलाशय है ये बेतिया जिला में है और ये भी बिहार में है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि लक्ष्मी सागर जलाशय कहाँ है, तो ये आपका दरभंगा बिहार में है। तो ये तीनों जो प्रश्न है ये आपको बिहार से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखें क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी इससे पूछा जाता है और आपको बिहार से अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी पूछा जाएगा और अगर स्टेट का देते हैं तो उसमें तो पूछा ही जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 14 नंबर प्रश्न, विक्टोरिया, रुडोल्फ तथा न्यास किस प्रकार की झीलें हैं। अब देखिए विक्टोरिया जो झील है ये कहाँ है, तो ये अफ्रीका में पड़ता है। रुडोल्फ तथा न्यास ये जो झीलें हैं दोस्तों ये है आपका धसान घाटी झील। देखिए झीलें बहुत प्रकार की होती है। अब देखिए धसान घाटी झील किसे कहते हैं, जैसे ये कोई स्थल है, ठीक है, कोई स्थल है और इसका बीच का भाग क्या हो गया है, धस गया है ना। बीच का भाग किसी प्राकृतिक वजह से ये बीच का भाग क्या हो गया है, धस गया है और इसमें बरसात के समय में पानी भर जाने की वजह से क्या बन जाता है, झील बन जाता है। इसे ही कहते हैं धसान घाटी झील। तो ठीक है, तो ये विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील और न्यास झील किस प्रकार की झीलें हैं, तो धसान घाटी झील हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि बेतिया का सरैया मान, ठीक है, अभी आपको बताए थे सरैया मान कहाँ है, बेतिया का, और बेगूसराय का कांवर झील, ये दोनों जो झीलें हैं किस प्रकार की झील हैं, तो गोखुर झील है। मैंने बताया था गोखुर झील के बारे में। गोखुर झील के बारे में इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदी के द्वारा होता है। देखिए जब नदियाँ बहती है, ठीक ना, तो ये इस टाइप से बहती है यानी सर्पिलाकार आकृति में बहती है, नदी बह रही थी, ठीक है। तो जब इसमें ज़्यादा पानी आता है दोस्तों तो अपने जो रास्ता है उससे भटक करके कहीं और बहने लगता है और इसके वजह से जब गर्मी का मौसम आता है तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या हो जाता है, कट जाता है। मैं से देखिए बता रहा हूँ मैप के द्वारा, तो इसको समझिए। ये क्षेत्र कट जाता है और ये एक बन जाता है झील, इसमें पानी भर जाता है और ये अलग हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैं मिटा देता हूँ, इससे ये अलग हो गया। अब ये नदी से अलग हो गया तो इससे क्या हो गया, नदियाँ वैसे बहने लगी तो ये झील बन जाता है। इसी को कहते हैं गोखुर झील, ठीक है। गोखुर क्यों इसका नाम पड़ा है, क्योंकि जो इसकी आकृति होती है ना, ये गो यानी गौ 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 मीन्स गाय और खुर मतलब क्या होता है, पैर, यानी गाय का पैर के समान इसकी आकृति होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है गोखुर झील। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर की क्रेटर झील का निर्माण कैसे होता है। क्रेटर झील आपको बताना है, तो क्रेटर झील होता है दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के वजह से। अब देखिए कि मान लीजिए ज्वालामुखी निकलता है इसे, ठीक है, ज्वालामुखी फट रहा है, ये देखिए किसका आकृति बना रहा हूँ मैं, तो ज्वालामुखी फटता है इसी टाइप का ना। तो इसका जो मुख होता है यानी जो ये भाग है, ठीक ना, ये भाग जो है ये क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटना बंद हो जाता है, जब उससे लावा निकलना बंद हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, इसका जो ये भाग है, ठीक है, इसका जो ये वाला भाग है, एक मिनट, हाँ, इसका जो ये भाग है ये क्या हो जाता है, तो ये शांत हो जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, इसका जो ऊपर भाग क्या हो जाता है, खुला रह जाता है और इसमें पानी भर जाता है बारिश के समय में। बारिश के समय में इसमें पानी भर जाने की वजह से क्या होता है, ये झील का रूप ले लेता है और इसे ही कहते हैं क्रेटर झील। तो ये बातें आप समझिए एक बार, ठीक है। जब तक किसी क्वेश्चन को आप, भूगोल समझने वाली चीज़ है, जब तक आप समझिएगा नहीं, भूगोल का क्वेश्चन आप रट लीजिएगा फिर आप भूल जाइएगा। इसीलिए समझिए पहले कि क्रेटर झील आखिर कहते किसे हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के इसका जो मुंह होता है उसमें पानी भर जाने की वजह से जो झील का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है आपको क्रेटर झील, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17 नंबर की बोलीविया तथा टिटिकाका, बोलीविया का टिटिकाका, बोलीविया जो देश है ये कहाँ है, आपको दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और टिटिकाका का वान झील बोलीविया में है, टिटिकाका झील मैंने बताया था, और टर्की का वान झील कहाँ है, तो टर्की में है। ये दोनों किस प्रकार की झीलें हैं, तो ये दोनों भी आपको क्रेटर झील है, मतलब ज्वालामुखी क्रिया से बना हुआ झील है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्रेटर झील के बारे में बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 18 नंबर कि भारत में लोनार झील
यानी लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये किस प्रकार की झीलें हैं? तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, ये भी आपका क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है, और ये भी ज्वालामुखी क्रिया से ही बना हुआ झील है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर की चिल्का झील कहाँ था? मैंने आपको बताया था उड़ीसा में था, और ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील जो है, और पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये दोनों जो झीलें हैं किस प्रकार की झीलें हैं, ये आपको बताना है। तो ये दोनों जो झीलें हैं दोस्तों, ये आपको लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झीलें हैं। लैगून मतलब खारे पानी की झील है, ठीक है, और ये समुद्र के किनारे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, तो खारे पानी की तो होगी ही। और देखिए आपको एक बात बता दूं, जो ये पुलिकट झील है ना, ये पुलिकट झील का 90% भाग जो है आंध्र प्रदेश में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में। आपको तमिलनाडु नहीं मिलेगा, क्योंकि 90% इसका जो भाग है वो आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इस वजह से ऑप्शन में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, तमिलनाडु नहीं मिलेगा। तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना। और आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है दिन रात, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उससे कुछ मुझे भी बेनिफिट हो और मेरा ये चैनल का थोड़ा सा प्रचार हो, है ना, और भी दोस्तों को इससे लाभ हो, ठीक है। तो बस आपको इतना करना है। कमेंट कीजिएगा लास्ट में आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये दोनों जो ताल, देखिए ताल वाला प्रश्न आपको मिलेगा ना, तो ये ताल जो ये हिमानी है, मतलब ये झीलें हैं, तो ये जो झीलें मिलेगी ताल वाला, तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। आपको कहाँ मारना है? उत्तराखंड मारना है, ठीक है। कहीं कहीं यूपी को उत्तराखंड लिखा जाता है, ठीक है, तो ये उत्तराखंड मारना है। ये किस प्रकार की झीलें हैं? तो हिमानी झील है। हिमानी मतलब क्या होता है? हिमानी का मतलब होता है हिम की झीलें, ठीक ना। हिम मतलब जो बर्फ की झीलें होती है उसे कहते हैं हिमानी झीलें, ठीक है। तो नैनीताल, भीमताल, सात ताल कहाँ है? हिमानी प्रकार की झीलें हैं, और उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 कि सभ्यता की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सभ्यता की जननी के रूप में आपको नदी घाटी क्षेत्र को जाना जाता है। अब देखिए सभ्यता की जननी का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रश्न को पहले समझिए थोड़ा सा, ठीक है। 2 मिनट आप स्किप कर दीजिएगा तब नहीं समझ पाइएगा, आप याद कर लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, इसलिए स्किप मत कीजिए, अपना क्वेश्चन को समझते चलिए। सभ्यता की जननी का मतलब हुआ कि किसी भी शहर का जो निर्माण होता है या फिर शहर का विकास होता है, तो नदी घाटी के क्षेत्र में ही होता है। आप देख लीजिए कोई भी बड़े बड़े शहर, पटना को ले ले, दिल्ली को ले ले, वाराणसी ले ले, लखनऊ ले ले, है ना, कलकत्ता ले ले, किसी को भी ले ले, वो नदी के किनारे ही उसका विकास होता है, क्योंकि नदी के किनारे उसको सभी सुविधाएं मिल जाती है। इसके वजह से नदी के किनारे ही विकास होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है सभ्यता की जननी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ था? हड़प्पा जो सभ्यता था, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे, है ना, क्योंकि सिंधु नदी बहती है, और ये वर्तमान में जो क्षेत्र है दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में है, और भारत का जो उत्तर पश्चिम का इलाका है वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये सिंधु नदी घाटी का, सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि चीन की एक सभ्यता थी, चीन की सभ्यता जो है वो किस नदी घाटी के क्षेत्र में विकास हुआ था? तो चीन की जो सभ्यता है ये हवांगहो नदी, ठीक है, हवांगहो एक नदी बहती है चीन में, ठीक है। तो ये हवांगहो नदी के घाटी के क्षेत्र में विकास हुआ था चीन की सभ्यता। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो ये चीन की सभ्यता है, सॉरी, ये जो हवांगहो नदी है ये चीन का शोक, इस नदी को क्या कहते हैं? चीन की शोक। किस नदी को कहा जाता है? तो हवांगहो नदी को कहते हैं चीन का शोक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ था? जितने भी प्रश्न है दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 9 और क्लास 10 बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है, और इसी से आपको स्टेट के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए स्टेट का एग्जाम बहुत सारे कमेंट करके लोग पूछते हैं कि कब होगा सर, तो अभी इसका देखिए नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अगर बोला गया है कि अगस्त या सितंबर में एग्जाम होगा, तो आप लोग को करना क्या है? आप लोग को बस तैयारी करते रहना अपना, और कुछ नहीं करना है। अपना तैयारी जारी रखिए, और जब भी एग्जाम होगा ले लिया जाएगा। अब देखिए एग्जाम तो कैंसिल कर दिया गया है, तब क्या कर सकते हैं, अब आगे की तैयारी तो करना पड़ेगा ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न।
कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में विकास हुआ। तो मिस्र की जो सभ्यता है ये नील नदी घाटी क्षेत्र में विकास हुआ। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। अगर क्वेश्चन पूछे कि दुनिया की यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी और बड़ी नदी में क्या होता है, अंतर होता है। तो लंबी का मतलब होता है कि ये लंबा है, और बड़ी का मतलब हो गया कि ये बहाव की दृष्टि से, मतलब इसमें ज़्यादा पानी है, ठीक ना। तो ये हुआ बड़ी नदी। तो बड़ी में हो जाएगा आपका अमेजन नदी और लंबी में हो जाएगा नील नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर। प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति का खोज दिया जाता है, खोज का श्रेय दिया जाता है वाचर द परथेस, ठीक ना। वाचर द परथेस एक मतलब हिस्टोरियन थे, और इन्हीं को दिया जाता है इसका श्रेय प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है पेरिस। तो पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किसकी राजधानी है ना। तो मिस्र की राजधानी है पेरिस, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 नंबर की गंगा यमुना सरस्वती किस नदी, सरस्वती नदी का मिलन स्थान कहाँ है। गंगा यमुना सरस्वती नदी जो मिलती है ये कहाँ मिलती है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये तीनों नदियाँ आती है। ये देखिए आपको गंगा नदी बह रही थी, गंगा के नीचे आती है यमुना नदी, ठीक है। और सरस्वती नदी जो है ये विलुप्त है, मतलब इसको कहा जाता है कि ये नीचे नीचे बहती है, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि ये नीचे नीचे बहती है, और ये तीनों नदियां आकर के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर के मिलती है। तो याद रखिएगा ये तीनों नदियां प्रयागराज में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो अगर आप बिहार के होंगे तो आपको पता है कि गांधी सेतु जो पुल है ये गंगा नदी पे बना है, पटना में है, और ये पटना और हाजीपुर दोनों को जोड़ता है। और ये कितनी लंबी है, तो 7 किलोमीटर। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। तो इतनी बातें आप इससे संबंधित आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर कि विश्व की सबसे बड़े खारे जल की झील कौन सी है। अब आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़े खारे जल की झील कौन सी है। तो जो विश्व का सबसे खारे जल की झील है दोस्तों ये है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा है, कैस्पियन सागर। ये आपको कहाँ पड़ता है, तो एशिया में रूस, जो आप देखिएगा मैप में रूस जो कंट्री है उसके आपको नीचे दिखने को मिलेगा ये कैस्पियन सागर, दुनिया की सबसे बड़ी खारे जल की झील। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि विश्व का ये खारे पानी हो गया, अगर मीठे पानी आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सुपीरियर, है ना। कौन सा झील, सुपीरियर झील, जो दुनिया का सबसे मीठे जल की झील है, जो है कहाँ, तो ये आपको यूएसए में है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लास्ट में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये करियर पॉइंट चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। लास्ट प्रश्न है आपको कि पर्यावरणीय दृष्टि से, ठीक है, किसी राष्ट्र कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है वन होना चाहिए। अब बता रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश का कितना प्रतिशत भूभाग पे वन होना चाहिए, यानी जंगल होना चाहिए। तो 33% भूभाग पे वन होना बहुत जरूरी है। अगर 33% भूभाग पे अगर उस देश में वन है तो वहाँ का पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। और जिसको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अभी तुरंत आपको लोड हो जाएगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है दोस्तों, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जरूर से जरूर दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।